दोस्तों हाल ही में मैंने द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट मूवी देखी है जो कि 4 जून को रिलीज हुई और इस फिल्म को माइकल शॉवेस ने डायरेक्ट किया है। अब क्योंकि ये फिल्म काफ़ी नई है तो इसकी रेटिंग्स फ्लक्चुएट कर रही है। एंड यहाँ मैं आपको बता दूं कि कॉन्जरिंग 3 एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है जो कि वार्डन्स का एक केस था। उस रियल स्टोरी को मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में कवर कर रखा है जिसे आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि उससे आप समझ पाएंगे कि मूवी में कितनी स्टोरी रियल है और कितनी चेंज करी गई है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म HBO Max पे प्रीमियर हो रही है जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट इफ यू हैव द राइट VPN आप HBO Max की सब्सक्रिप्शन लेकर इसे देख सकते हैं। मोरओवर मेरी इस वीडियो में ढेर सारे स्पॉयलर्स होंगे, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप HBO Max पर कॉन्जरिंग 3 मूवी जरूर देख ले, वरना ये मूवी आपके लिए स्पॉइल हो जाएगी। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों फिल्म की कहानी 18 जुलाई 1981 में शुरू होती है, जहां हम वॉरेंस को ग्लैडजेल हाउस में देखते हैं। वॉरेंस यहां डेविड ग्लैडजेल नामक 8 साल के बच्चे की एग्जॉर्सिज्म डॉक्यूमेंट करने आए थे और इस एग्जॉर्सिज्म को फादर गॉर्डन करने वाले थे। यहाँ हम व्यूअर्स डेविड के पिता, उसकी बहन डेबी ग्लैडजेल और डेबी का बॉयफ्रेंड आर्नी से भी मिल पाते हैं। एंड आर्नी डेविड को काफ़ी पसंद करता था। खैर डेविड जब अपने कमरे में होता है तो उसे डोर पे नॉक सुनाई देती है, जिससे वो डर कर बाथरूम में भागता है। बाथरूम में डेविड को एक भूतिया हाथ दिखता है, जिसके बाद वहां शावर से खून गिरने लगता है। डेविड चिल्लाता है और उसकी आवाज़ सुनकर सभी बाथरूम में आते हैं, लेकिन दोस्तों इस पॉइंट तक डेविड पजेस हो चुका था। पजेस स्टेट में डेविड अपने पिता के पैर में स्टैब कर देता है और अपने सुपरनैचुरल पावर से वो दीवारों को स्क्रैच करता है। अब तक फादर गॉर्डन आ चुके थे और वो वॉरेंस के साथ मिलकर तुरंत ही एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। इस एग्जॉर्सिज्म के दौरान डेविड काफ़ी वॉयलेंट होकर सब पे अटैक करता है और लॉरेन जब उसे टच करती हैं तो उन्हें कुछ अजीब विजन्स आते हैं। डेविड अजीब तरह से डिफॉर्म होकर एड पे ये बोलकर अटैक कर देता है कि वो उसके दिल को रोक देगा। इतने में ही आर्नी डेविड को पकड़ लेता है और डीमन से कहता है कि वो डीमन डेविड को छोड़कर उसे पजेस कर ले, जिसके बाद डेविड अपने आप ही ठीक होने लगता है और आर्नी की आंखें अजीब हो जाती है, एज इफ वो पजेस्ड हो गया हो। सबको लगता है कि एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हुआ और इसी दौरान एड को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक के कारण एड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड और वो होश में भी नहीं थे। तो इस घटना के कुछ दिन बाद हम आर्नी और डेबी को ब्रुकफील्ड शहर में देखते हैं, जहां डेबी ब्रूनो नाम के बंदे के यहाँ एज ए डॉग ग्रूमर काम कर रही थी। ये दोनों ब्रूनो के ही अपार्टमेंट में रेंट फ्री रहते थे एंड आर्नी यहाँ से मूव आउट होना चाहता था। अब दोस्तों यहाँ आर्नी को हमेशा कुछ सुपरनैचुरल फील होता था, एज इफ कोई औरत उस पर अटैक कर रही हो। एक दिन आर्नी चेन सॉ से पेड़ काट रहा था जब अगेन उसे वो औरत दिखती है और आर्नी के हाथ से चेन सॉ गिर के अपने आप ऑन हो जाता है। आर्नी वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस इंसिडेंट, इसलिए वो घर वापस आ जाता है। घर पे ब्रूनो ड्रिंक कर रहा था और वो आर्नी को भी साथ में एंजॉय करने कहता है। ब्रूनो लाउड म्यूजिक पे डेबी के साथ डांस करता है और वो आर्नी को भी डांस करने कहता है, लेकिन दोस्तों आर्नी एकदम अलग ही मूड में था। उसे विजन आता है कि ब्रूनो एक डीमन है जो कि डेबी पे अटैक कर रहा है, इसीलिए आर्नी डेबी को लेकर भागता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आर्नी को अब लगता है कि ब्रूनो डीमन बनकर उसे मारने वाला है और इसीलिए आर्नी ब्रूनो को मल्टीपल टाइम स्टैब करके मार डालता है। अब जब ये सब हो रहा था तब एड को हॉस्पिटल में होश आ गया था और वो लॉरेन को बताते हैं कि डीमन अब आर्नी के अंदर है। लॉरेन ऑफिसर थॉमस को कॉल करके कहती है कि ब्रुकफील्ड केनल्स पे कोई ट्रेजेडी हो सकती है, लेकिन दोस्तों अब तक काफी देर हो चुकी थी। खैर आर्नी अब पजेस स्टेट में स्ट्रीट्स पे चल रहा था, जहां एक पुलिस वाला उसे रोकता है। इस पॉइंट पे आर्नी अपने आपे में आता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो पूरी तरह खून से सना हुआ था। आगे के कुछ सीन्स में हम जान पाते हैं कि आर्नी ने ब्रूनो को 22 बार स्टैब किया था और पिछले 193 ईयर्स में ये ब्रुकफील्ड की पहली मर्डर केस थी। जेल में वॉरेंस आर्नी से मिलने जाते हैं, जहां आर्नी बाइबल रिसाइट कर पाता है, यानी कि फिलहाल तो वो पजेस्ड नहीं था, लेकिन वॉरेन श्योर थे कि उस दिन वो जरूर पजेस्ड था। वॉरेंस आर्नी के लॉयर से मिलकर उनसे पोजीशन वाली बात जज के सामने कहने बोलते हैं, लेकिन लॉयर ये सब बोलने से साफ इनकार करती है, क्योंकि ऐसे हियरिंग्स आज तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। यहाँ एक ट्रेलर वाली डायलॉग मारते हैं कि अगर कोर्ट को गॉड में भरोसा है तो उन्हें डेविल को भी मानना होगा।
मोरोवर वो लॉयर को अपने घर बुलाते हैं ताकि वो उन्हें एनाबेल से मिलवा सके, जिससे लॉयर को डेविल वगैरह में भरोसा हो जाएगा। तो 19 सितंबर 1981 को डैनबरी सुपीरियर कोर्ट में आर्नी की हियरिंग होती है और यहाँ लॉयर प्लीड्स नॉट गिल्टी बाय मींस ऑफ डिमोनिक पोजेशन, यानी कि आर्नी निर्दोष है क्योंकि वो डिमोनिक पोजेशन की वजह से ये मर्डर किया था। शायद एनाबेल ने लॉयर को ठीक ठाक डरा दिया होगा। खैर, लॉयर के प्लीड करने के बाद भी इस केस में आर्नी को डेथ पेनल्टी ही मिलने वाली थी क्योंकि कोर्ट डिमोनिक पोजेशन वगैरह में भरोसा नहीं करेगा। और इस पॉइंट पे लोरेन कहती है कि आर्नी के अंदर का डीमन अपने आप गायब हो गया एंड यूजुअली ऐसा नहीं होता है। इसलिए वॉरेंस एग्जॉर्सिज्म वाले दिन की टेप्स को वापस सुनने लगते हैं और यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब आर्नी और डेबी डेविड के साथ पहली बार इस घर में मूव इन हुए थे। सामान शिफ्ट करते वक्त डेविड एक कमरे में जाता है जहां वाटर बेड था और डेविड इस बेड पर खेलने लगता है। लेकिन दोस्तों, उस वाटर बेड के अंदर कोई डीमन था जो डेविड को बेड के अंदर खींचने की कोशिश करता है। डेविड इस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन पानी गिरने की वजह से वहां का वुडन फ्लोर खराब हो जाता है। नाउ प्रेजेंट टाइम में एड इस वुडन फ्लोर को चेक करते हैं और उनका कहना था कि वो फ्लोर वाटर से इतनी डैमेज नहीं हुई है। इसके बाद लोरेन घर के नीचे एक छोटे से स्पेस में जाती है जहां ढेर सारे चूहे एक छोटी सी बोरी के आसपास मंडरा रहे थे। उस बोरी को हटाने पर लोरेन एक विच टोटम देखती हैं और वो तुरंत ही इसका फोटो लेती हैं। इस विच टोटेम को देखकर ये साफ था कि यहाँ किसी तरह की सैटेनिक रिचुअल हुई थी जिससे डीमन को बुलाया गया था। वही डीमन डेविड को पजेस किया एंड देन आर्नी को, यानी कि इन पर किसी ने एक कर्ज डाला था। अब क्योंकि ये डीमन किसी के कहने पर ये सब कर रहा था तो इसीलिए वो आर्नी के हाथों कत्ल करके चला गया, जिस वजह से प्रिजन में आर्नी बाइबल रिसाइट कर पाया था। इस पॉइंट पे फादर गॉर्डन बताते हैं कि वॉरेंस को किसी फादर कैसनर की मदद लेनी चाहिए जिन्होंने कुछ साल पहले रैम कल्ट के डिसाइपल्स को एक्सपोज किया था एंड करेंटली ही इज रिटायर्ड। वॉरेंस फौरन फादर कैसनर से मिलने जाते हैं और वो कैसनर को विच टोटम की तस्वीर दिखाते हैं। कैसनर का कहना था कि ये टोटम काफी हाई लेवल का ऑकल्ट है और उन्होंने ऐसा तो नहीं लेकिन इससे मिलता जुलता टोटम जरूर देख रखा है। वो वॉरेंस को अपने घर के बेसमेंट में ले जाते हैं जहां उन्होंने रैम कल्ट से जुड़े ढेर सारे ऑकल्ट थिंग्स को छुपा कर रखा था। कैसनर बताते हैं कि उन्होंने इन चीजों पर 9 साल तक पढ़ाई करी, जहां उन्हें पता चला कि कल्ट के लोग सैटन की पूजा करके ब्लड सैक्रिफाइस देते थे। जब रैम कल्ट के लोगों पर ट्रायल्स हुए तो प्रोसिक्यूटर यानी जो जज था उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ट्रायल के बाद उनका बच्चा 6 वीक अर्ली पैदा हुआ विथ हार्ट आउटसाइड द बॉडी। इतना ही नहीं, उस प्रोसिक्यूटर की वाइफ ने रेल ट्रैक्स पे जाके आत्महत्या भी कर ली। मोरल ऑफ द स्टोरी वॉज कि किसी मास्टर सेटनिस्ट या ऑकल्टिस्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि शायद वॉरेंस अपना सब कुछ खो देंगे। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को सैटनिस्ट या ऑकल्ट लेडी की एक सीन देखने को मिलती है जहां वो आर्नी के पिक के साथ कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी। इसके ठीक बाद जेल में आर्नी को सुपरनैचुरल थिंग्स फील होते हैं और उस पर एक डीमन भी अटैक करता है। खैर, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है जब एड डैनवर्स मैसाचुसेट्स के एक होमिसाइड डिटेक्टिव के कांटेक्ट में आते हैं जहां डिटेक्टिव को भी सिमिलर विच टोटेम मिला था। वॉरेंस डिटेक्टिव से मिलते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि 2 कॉलेज गर्ल्स केटी लिंकन और जेसिका स्ट्रॉन्ग अचानक से गायब हो गई थी। कुछ दिन बाद पुलिस को केटी की डेड बॉडी मिली जिसमें 22 बार स्टैब किया गया था, लेकिन जेसिका का कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान डिटेक्टिव को जेसिका के घर पे ये सिमिलर विच टोटेम मिला था। अब ऑब्वियसली डिटेक्टिव को वॉरेंस के पोजीशन वाली बात पर भरोसा नहीं था और वो लोरेन के विजन्स को भी नहीं मानते थे। इसीलिए लोरेन को टेस्ट करने के लिए डिटेक्टिव 3 वेपन्स लाते हैं जिसमें से एक ही ओरिजिनल मर्डर वेपन था। लोरेन तुरंत ही मर्डर वेपन को अपने पावर्स से आइडेंटिफाई कर लेती है, जिसके बाद डिटेक्टिव वॉरेंस को उस जगह ले जाते हैं जहां उन्हें केटी की बॉडी मिली थी। इस जगह पे आते ही लोरेन अपने पावर्स और विजन से वो सब कुछ देख पाती है जो यहाँ हुआ था। दरअसल केटी और जेसिका बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड दे वर बॉन्डिंग एट दिस प्लेस, लेकिन अचानक ही जेसिका पोजेस्ड हो जाती है और वो केटी को 22 बार स्टैब करके मार देती है। यहाँ एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि लोरेन इन विजन्स को देखते हुए इनके एक्शंस को भी मिमिक कर रही थी। नाउ केटी को मारने के बाद जेसिका भागती है और ठीक वैसे ही लोरेन भी भागती है। भागते हुए लोरेन एक क्लिफ के एज पे पहुंच जाती है और एड उनके पीछे पीछे आते हैं। इस पॉइंट पे एक डिमोनिक हाथ लोरेन को क्लिफ के नीचे खींच लेती है, लेकिन ऐन वक्त पे एड डाइव लगाकर लोरेन को पकड़ लेते हैं। इस पूरे सीन से हमें पता चलता है कि जेसिका ठीक ऐसे ही मरी होगी और उसकी बॉडी इस क्लिफ के नीचे रिवर में हो सकती है। सर्च टीम फौरन ही रिवर में अपनी खोज चालू करती है जहां उन्हें सच में एक बॉडी मिलती है। ऑल्दो उस टाइम ये पता नहीं चल पाता कि वो बॉडी जेसिका ही की थी, बट सिंस लोरेन ने डिटेक्टिव की मदद करी थी तो डिटेक्टिव वॉरेंस को केटी और जेसिका वाली केस फाइल दे देते हैं।
खैर, उस रात डेबी वार्डन्स को कॉल करके बताती है कि वो डीमन अब आर्नी को खुद को मारने कह रही है। ये सुनकर एड डेबी को फादर न्यूमैन से मदद लेने कहते हैं, जो कि प्रिजन के ही चैपल में अपॉइंटेड थे। अब इससे पहले एड कुछ और कहते, फोन लाइन एब्रप्टली डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद हम प्रिजन में फादर न्यूमैन को देखते हैं, जो आर्नी को एक होली वाटर की बोतल देते हैं। आर्नी काफी डरा हुआ था, इसलिए वो होली वाटर से एक सर्कल बनाकर उसके अंदर बैठकर प्रेयर्स रिसाइट करने लगता है। दूसरी तरफ लॉरेन का कहना था कि इस कर्स को तोड़ा जा सकता है, एंड एक्चुअली में उसे मूवी के स्टार्टिंग में इससे रिलेटेड एक विजन भी आया था जब डेविड का एग्जॉर्सिज्म चल रहा था। इस विजन को गहराई से जानने के लिए वॉरेंस एक मॉर्ग में जाते हैं, जहां उन्हें जेन डो की डेड बॉडी मिलती है, डेटेड 21 अक्टूबर 1981। लॉरेन इस डेड बॉडी के हाथ को छूकर कुछ महसूस करने की कोशिश करती है, लेकिन शी वॉज नॉट एबल टू सेंस एनीथिंग। लेकिन अचानक लॉरेन को एक कनेक्शन फील होता है, जहां वो अपने विजन में खुद को अनजान टनल्स में पाती है। इस केव में एक आल्टर यानी एक बड़ी सी टेबल थी, जिसपे ब्लैक कैंडल्स थे और यहाँ किसी तरह की ऑकल्ट प्रैक्टिस करी गई थी। लॉरेन यहाँ एक औरत को देख पाती है, जो कि आर्नी के फोटो को यूज करके किसी तरह का कर्स या ब्लैक मैजिक कर रही थी। मीनवाइल प्रिजन में आर्नी पजेस हो जाता है और वो होली वाटर के बोतल को तोड़कर कांच के टुकड़े से खुद को काटने जाता है। एंड यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लॉरेन की विजन वाली औरत सेम एक्शंस करके आर्नी से ये सब करवा रही थी। इस पॉइंट पे लॉरेन उस औरत पर चिल्लाकर ये सब रोकने को कहती है, जिससे ये प्रक्रिया भंग हो जाती है और आर्नी बच जाता है। जेल में आर्नी को फौरन ही पुलिस वाले मेडिकल एड देते हैं। नाउ लॉरेन फाइनली इस सैटनिस्ट या ऑकल्टिस्ट को फेस करती है, एंड क्योंकि इनका कनेक्शन दोनों तरफ से वर्क कर सकता था, तो ये औरत अपने सैटेनिक पावर से मॉर्ग में एक लाश को जिंदा करके उससे लॉरेन पे अटैक करवाती है। एड इस अजीब से लाश को लॉरेन की तरफ भागते देखते हैं और एन मौके पे एड लॉरेन को वहां से धक्का देकर हटा देते हैं, जिससे कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ से वॉरेंस फौरन ही डेबी से मिलने जाते हैं, जहाँ उन्हें एक किताब दिया जाता है, जिसकी मदद से चर्च अर्ली रेनेसां के दौरान विचक्राफ्ट को रोकते थे। इस बुक में कर्स के बारे में लिखा था, जहाँ कर्स को पूरा करने के लिए एक मर्डर एंड देन एक सुसाइड करना होगा। आर्नी ने मर्डर तो कर लिया है, एंड अब उसको मरना होगा ताकि ये कर्स पूरा हो सके। इस कर्स को तोड़ने के लिए इन्हें सैटनिस्ट का अल्टर यानी कि टेबल को तोड़ना होगा, जहाँ से सैटनिस्ट सब कुछ कर रही है। बुक में आगे और भी कुछ लिखा था, लेकिन लैटिन में होने के कारण एड उसे पढ़ नहीं पाते। अब लॉरेन ने इस अल्टर को अपने विजन में देखा था, और वो बताती है कि ये अल्टर किसी टनल में स्थित है, जहां ट्रेन्स की मफल्ड आवाज भी आ रही थी। नाउ इससे पहले एड कुछ और डिसाइफर करते, वो अचानक से फेंट कर जाते हैं, एंड देन उनकी आंख एक बिस्तर पे खुलती है। एड लॉरेन को खोजते हुए नीचे जाते हैं, जहां घर का दरवाजा खुला था और दरवाजे पे लॉरेन की बीड्स थी। घर के अंदर वो सैटनिस्ट या ऑकल्टिस्ट आ चुकी थी और वो एड को थ्रेटन करके गायब हो जाती है। इस पॉइंट पे एड पे वही मॉर्ग वाली लाश फिर से अटैक करती है और एड एक क्रॉस और प्रेयर्स की मदद से इससे फाइट करते हैं। फाइनली एड इस लाश को चाकू से मारने वाले होते हैं कि उन्हें अचानक होश आता है और वो देखते हैं कि ही वॉज अबाउट टू किल लॉरेन। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये कि इस सैटनिस्ट के पास ऐसी पावर है जिससे वो लोगों को विजन्स भी दिखा सकती थी और उनसे कुछ उल्टा सीधा करवा सकती थी। इस घटना के तुरंत बाद लॉरेन नोटिसेस कि एड के ऑफिस में फ्लावर्स रखे थे जो मुरझा गए थे, एंड शी आस्क्स कि ये फ्लावर किसने भिजवाए हैं। एड फौरन इस फ्लावर पॉट को उठाकर गिराते हैं और पॉट के टूटते ही हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि पॉट के अंदर एक विच टोटेम था, यानी कि उस सैटनिस्ट का अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि एड हो सकते थे। इसके बाद लॉरेन फॉरेन बुक के बाकी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करवाने फादर कैसनर के पास जाती है, और वहीं डेबी प्रिजन जाकर फादर न्यूमैन के साथ आर्नी के पास पहुंचती है, क्योंकि आज रात को वो सैटनिस्ट शायद आर्नी को मार डालने वाली थी। नाउ एड इस सैटनिस्ट को मैप पे लोकेट करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय लॉरेंस विजन। मैप को देखकर एड डिसाइफर करते हैं कि जेसिका वाले केस की जगह और आर्नी वाले केस की जगह में 180 मील की दूरी है, लेकिन जेसिका का कॉलेज ग्लैडजिल हाउस के अराउंड ही था। इनफैक्ट केस फाइल से उन्हें पता चलता है कि जेसिका को वो टोटेम बॉक्स कॉलेज के आसपास ही मिला था, विच मीन्स ये ऑकल्टिस्ट आसपास ही है। और क्योंकि लॉरेन के विजन में ट्रेन की साउंड थी, तो एड मैप देखकर ऑकल्टिस्ट के रफ एरिया ट्रेस कर पाते हैं, जो कि लेक के पास था। इस एरिया को देखकर एड को तुरंत स्ट्राइक करता है कि उसी एरिया में फादर कैसनर भी रहते हैं, जिसके बाद एड फौरन फादर कैसनर के घर की तरफ चल देते हैं। मीनवाइल लॉरेन ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी थी और वो फादर कैसनर से बुक को ट्रांसलेट करने कहती है। लॉरेन बताती है कि एक टोटेम एड के ऑफिस में मिला है, विच मीन्स उसके पति संकट में है। फादर बुक देखकर कहते हैं कि इस कर्स को एक्चुअली 3 विक्टिम्स चाहिए, अ चाइल्ड, अ लवर एंड अ मैन ऑफ गॉड।
जेसिका या केटी चाइल्ड थी, आर्नी इज द लवर और एड इज अ मैन ऑफ गॉड। यानी कि आर्नी और एड के मरते ही कर्स पूरा हो जाएगा। इस पॉइंट पे फादर लोरेन को वापस घर के बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां हमें मूवी के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में पता चलता है। दरअसल 1932 में फादर कैसनर की बीवी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था, लेकिन चाइल्ड बर्थ में वो मारी गई। चर्च के कारण फादर को अपनी बेटी को छुपा कर रखना पड़ा, जिसका नाम आइसला था। आइसला बेसमेंट में ही खेल कूद कर बड़ी हुई और इस दौरान कैसनर ने अपनी ऑकल्ट की स्टडीज जारी रखी। लेकिन दोस्तों, इससे आइसला को ऑकल्ट में काफी रुचि आ गई और धीरे धीरे वो एक सैटनिस्ट बन गई। ये सब सुनकर हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि इस फिल्म में जिस सैटनिस्ट को हम बार बार देख रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि फादर कैसनर की बेटी आइसला है। और फादर ने अब तक ये बात वॉरेन से इसलिए छुपा कर रखी थी क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। फादर आगे बताते हैं कि आइसला बचपन में घर के नीचे वाले टनल्स को एक्सप्लोर किया करती थी, सो इट्स पॉसिबल कि उसका ऑल्टर या टेबल वहीं हो। तभी अचानक सैटनिस्ट आइसला वहां आ जाती है और लोरेन फौरन घर के नीचे वाले टनल्स में जाती है। आइसला बिना सोचे अपने पिता को उनका गला काट कर मार डालती है और अब वो लोरेन के पीछे जाती है। लोरेन को टनल्स में अजीब विजन्स आते हैं जहां वो खुद को ही देख पा रही थी और वो सेल्फ पे अटैक भी कर रही थी, लेकिन किसी तरह लोरेन आइसला के ऑल्टर को ढूंढ लेती है। यह ऑल्टर काफी हैवी था, जिस वजह से लोरेन इसे मूव नहीं कर पाती और तभी आइसला उसके ठीक पीछे आ जाती है। दूसरी तरफ एड भी कैसनर के घर पहुंचते हैं और वो लोरेन की चीख सुनते हैं। एड फौरन एक मैनहोल के लॉक को तोड़कर टनल्स के अंदर जाते हैं जहां उन्हें लोरेन दिखती है, लेकिन असल में वो आइसला थी जो एड पे कुछ फूंक देती है, जिससे एड पजेस्ड हो जाते हैं। पजेस्ड स्टेट में एड लोरेन पे ही एक हैमर से अटैक करने लगते हैं और लोरेन एड को संभालने की कोशिश में लग जाती है। इसी दौरान आइसला अपना ऑकल्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करती है और उसके ऐसा करते ही प्रिजन में आर्नी पजेस्ड हो जाता है। वहाँ ढेर सारी असाधारण गतिविधियां होती है और आर्नी हवा में लेविटेट करते हुए खुद को मारने की कोशिश करता है। डेबी आर्नी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है और वहीं दूसरी तरफ एड लोरेन को मारने की कोशिश में थे। बट देन लोरेन एड को याद दिलाती है कि कैसे 30 साल पहले वो लोग एक थिएटर में मिले थे जहां एड काम किया करते थे एंड देन उन्हें प्यार हुआ था। इस सब मेमोरीज को याद करके एड अपने होश में आते हैं एंड देन वो अचानक से उस हैमर की मदद से ऑल्टर को ही यानी कि टेबल को ही तोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल्टर के टूटते ही आर्नी प्रिजन में एकदम नॉर्मल हो जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। नाउ फाइनली सैटनिस्ट आइसला वॉरेंस के सामने आती है, लेकिन वो डिफॉर्म होकर मरने लगती है क्योंकि उसने सैटन के साथ अपनी सोल की डीलिंग करी थी एंड वो कर्स को पूरा नहीं कर पाई। आइसला को यहाँ अपनी जैसी डीमन दिखती है जो आइसला को मार डालती है एंड इसी के साथ सब कुछ एकदम कंट्रोल में आ जाता है। इस घर के बाहर निकलने के बाद एड को हार्ट में प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोरेन अपने लॉकेट में एड की एक दवा रखी थी जिससे एड फील्स बेटर। अब तक पुलिस भी यहाँ आ चुकी थी एंड एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल नाउ नेक्स्ट सीन में हम एड को अपने म्यूजियम में देखते हैं जहाँ वो इस ऑकल्टिस्ट का सामान संभाल कर रख देते हैं। फाइनली आर्नी की हियरिंग होती है जहाँ उसे जेल की सजा होती है और जेल में ही आर्नी डेबी से शादी कर लेता है। 5 साल की सजा काटने के बाद आर्नी जेल से रिहा होता है और आज भी वो डेबी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहा है। ना मूवी के एंड में हमें वॉरेंस के कुछ ओरिजिनल फुटेजेस देखने को मिलते हैं और क्रेडिट रोल के दौरान हम एग्जॉर्सिज्म वाले टेप्स की रिकॉर्डिंग के साथ साथ कुछ रियल फोटोज भी देख पाते हैं। कॉन्जरिंग 3 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी और यहाँ कहानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अब हालांकि फिल्म में रियल स्टोरी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, लेकिन मुझे इससे कोई ज्यादा इश्यू नहीं है क्योंकि फिल्म काफी डिसेंट है। नाउ सिंस आई एम नॉट अ रिव्यूअर तो मैं बहुत डिटेल में इसे रिव्यू तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप कॉन्जरिंग यूनिवर्स को समझते हैं और उसमें इन्वेस्टेड हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिए क्योंकि आप इसे एंजॉय करेंगे। और हाँ, यहाँ नन मूवी जैसा जंप स्केयर्स भी नहीं है एंड प्रोडक्शन प्लस एक्टिंग इज रियली गुड। अब इस फिल्म की रियल स्टोरी पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जहां मैंने क्लियरली बताया था कि कितनी बातें सच हैं या फिर वी कैन से डॉक्यूमेंटेड है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में मिल जाएगा। ना अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।